गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शाओजान संग्रे ख्वाला शाओजान। और सेकंड चीज़, कल आपने देखा होगा कि जो मनीषा गुप्ता थी, इंडियन फुजोशी 2 चैनल की जो ऑनर है और एशियन ड्रामा लवर की जो ऑनर है, वो कल ऑनलाइन आई थी, लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे। और उन्होंने जो है तब मुझे एक प्रपोज़ल दिया जिसमें वो मेरे साथ कोलैब करना चाहती हैं इन फ्यूचर किसी अच्छे कॉमेडी हंसी मजाक के प्रोजेक्ट में। और उन्होंने खुद से मुझे इस चीज़ के लिए अप्रोच किया और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच मनीषा कि आपने मुझे इस ऑनर या फिर इस काबिल समझा कि आप मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में कोलैब करना चाहती हैं। हालांकि वहाँ पर किसी और ने भी कहा था कि वो भी उनके साथ कोलैब करने में इंटरेस्टेड है, बट मनीषा ने खुद से चलाकर मुझसे ये चीज़ पूछी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। आप ऐसा समझती हैं कि आपको मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ कोलैब करना चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट। और गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी 2 यूट्यूबर यानी कि मैं और जो मनीषा है वो आपको साथ साथ दिखेंगी। सेकेंड चीज़, गाइस, आजकल ना साइबर बुली बहुत चल रहा है, तो प्लीज़ अपने ख़ानदान, अपने घर वालों को अवेयर कर दें कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आप ही के दोस्त सर्कल, रिश्तेदार या फिर आपके ही आसपास के लोगों को नाम यूज़ करके आपसे पैसे मांगते हैं और उसके बाद पैसे लेने के बाद रफा चक्कर हो जाते हैं। ये लोग कोई भी आपके रिश्तेदार नहीं है, ये साइबर क्राइम के लोग हैं जो आपके पैसे लेंगे और फिर इधर उधर गायब हो जाएंगे। तो बिना अपने लोगों से पूछे, बिना उन्हें फ़ोन किए, बिना उनसे कंफर्म किए किसी को भी पैसे मत दीजिएगा। मेरे यहाँ पर 2 लोगों का नाम इस्तेमाल करके लोगों ने पैसे लिए और रफू चक्कर हो गए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए और अपने माता पिता और अपने भाई, दोस्त, यार, सगे रिश्तेदारों को इस बारे में अवेयर कर दें। और 4th चीज़, मैं कभी भी अपने चैनल पे जो भी फूड कंटेंट चलाती हूँ गाइस, किसी फूड का डिस्क्रिप्शन देती हूँ तो मैं वीडियो लेंथी करने के लिए नहीं देती। आई एम अ बिग फूडी और मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो लोग मेरी फ़ैन फिक्शंस पढ़ चुके होंगे, मैं फ़ैन फिक्शंस में भी खाने का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से देती थी, बहुत ही उम्दा तरीके से देती थी। और यहाँ तक कि हम लोग तो वहाँ पर गेम भी चलाते थे जहाँ पर लोग बाग अपनी अपनी कंट्री और अपने पसंदीदा फूड के बारे में बताते थे। तो गाइस, मैं कुछ भी वीडियो लेंथी बनाने के लिए नहीं करती। मैं जो करती हूँ अपना काम एज अ प्रोफेशनल और एज अ फूड लवर भी करती हूँ। तो क्योंकि फूड बनाना और फूड खाना दोनों एक आर्ट है और मुझे एज अ आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है, खिलाना भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ें चलानी अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि अगर खाने की बात मैंने की है तो मुझे अपनी वीडियो को बड़ा करना है। वो तो मैं कुछ भी चलाकर बड़ा कर दूँगी, मुझे उसके लिए खाने की ज़बरदस्ती अपने कंटेंट में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। आई लव फूड और मुझे फूड्स को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू वेरी मच। आज का हम शुरू करते हैं हमारे फ़ैन फिक्शन को। वी वुजियान और लवांगची जो कि अब डिनर के लिए बाहर आते हैं। यहाँ पर लवांगची जो है वो देखता है कि डिनर की बहुत ही अच्छी, बहुत उम्दा खुशबू आ रही थी। यहाँ पर उसकी नाक में वो तली हुई गरम गरम पूड़ियाँ, वो चने की खुशबू और तो और वो हलवा, उसके मुंह में पानी आ रहा था ये सारी चीज़ें सूंघ कर, क्योंकि उसने गुसू में कभी भी इतना डिलीशियस खाना ही नहीं देखा था। और गुसू में प्लेन सादा खिचड़ी जैसा खाना खाते थे या फिर कहीं उबली हुई चीज़ें खाते थे और उसे कभी भी नहीं पता था कि इन चीज़ों का स्वाद, इन चीज़ों का जायका कैसा होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से, इस तरह के खाने से अवेयर नहीं है। यहाँ पर लवांची के मुँह में पानी आ रहा होता है और खुशबू से उसके पेट का जो हाल है वो गड़बड़ हो रही होती है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर वो कैसे बोल दे, क्योंकि लेंस एक्ट के कुछ रूल्स होते थे कि आपको सभी के साथ खाना है, आप ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन वी वुजियान यहाँ पर वो सारे के सारे आते हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं था, कोई भी छोटा नहीं था। वी वुजियान एक टेबल पर बैठता है, कुछ लोग सर्व कर रहे होते हैं और बाकी के वो छोटे छोटे शैतान एलियंस वो सारे के सारे एक साथ बैठते हैं। वहाँ पर वी वुजियान के कुछ और भी एम्प्लॉयज़ थे, साथी थे। वेनिंग भी आता है और वहाँ पर वेंचिंग भी आती है। वो सारे मिलके खाना खा रहे होते हैं। वी वुजियान को देख के वो छोटे छोटे एलियन बहुत ज़्यादा चेयर अप थे और बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। और लवांगची को उन छोटे शैतान एलियंस को देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो छोटे के छोटे शैतान एलियन वी वुजियान के सामने जितना अच्छा बनने की कोशिश करते थे, अकेले में लवांगची को उतना ही बुली कर रहे थे। लवांगची एकदम से वी वुजियान को बोलता है कि ये तुम्हारे जो एलियन है ना, इनकी शक्ल सूरत पे मत जाना, ये लोग बहुत ज़्यादा शैतान हैं। वी वुजियान हंसता है और कहता है, मुझे पता है ये लोग शैतान हैं। एक्चुअली इनकी शैतानी इनके प्लेनेट की खासियत हुआ करती थी और मुझे इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और मुझे खुशी है कि ये लोग शैतानी अभी भी करते हैं। यहाँ पर वी वुजियान जो है वो एक छोटा से सबसे शैतान एलियन को प्रेज़ करता है और कहता है, मुझे गर्व है कि मैं तुम जैसे एलियंस के साथ बैठ के यहाँ खाना खा रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था कि इतने टाइम बाद मुझे तुम लोगों का ख्याल रखने को मिलेगा। वो कहते हैं, मास्टर, हम भी बहुत खुश हैं आपके साथ इतने टाइम बाद खाना खाते हुए। यहाँ पर लवांगजी जो है वो सोच रहा होता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को प्रेज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारे के सारे राक्षस हैं, शैतानों की टोलियाँ हैं, देखो कैसे एक दूसरे की तारीफ़ करे जा रहे हैं। तभी वहाँ पर
लवांगची फटाफट से बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरे पुराने रूप में वापस भेज सकते हो, मुझे इस रूप में नहीं रहना, मैं इस रूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सारे के सारे मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई मुझे लंजा नहीं बोलता बल्कि सारे मुझे लियांगझा समझते हैं। मैं नहीं जानता ये लियांगझा कौन है, लेकिन सारों के सारों को गलतफहमी होती है मेरा ये रूप देख के, और मुझे नहीं पता ये लियांगझा कौन था। सारे के सारे मुझे उससे कंपेयर करने लगते हैं, और वो जो भी तुम्हारा लियांगझा था उसका गुस्सा मुझ पर निकालने लगते हैं, और उस पेड़ ने भी ऐसा किया। यहाँ पर वो छोटी सी एलियन जो कि वांगची के साथ में बैठी हुई थी, वो वांगची को रोकने की कोशिश करती है, पर वांगची इसकी सुनने वाला थोड़ी था। यहाँ पर खाना खाते खाते वेंनिंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग फिर एक हल्की सी सैड सी स्माइल चेहरे पे लाते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें ये लुक पसंद नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा लुक चेंज कर देता हूँ, फिर कोई भी तुम्हें लियांगझा नहीं समझेगा। वो चुटकी बजाता है और यहाँ पर वो इतना अजीबो गरीब सा लुक दे देता है वांगची को, जिसमें वांगची के सारे बाल लाल कलर के थे और उसने कट स्लीव्स अजीबो गरीब से कपड़े पहने हुए थे, और वो सच में एकदम रोबोट लग रहा था। यहाँ पर उसे देख के सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वांगची को लगता है शायद उसके सफ़ेद कपड़े, वाइट रिबन और उसके काले बाल उसे वापस मिल गए होंगे, लेकिन विभूषण उसका होलिया एकदम जोकरो जैसा बना देता है। वांगजी पहले उनके बीच में खड़ा होता है। वेंचिंग और वेनिंग जैसे ही वांगजी की तरफ देखते हैं उनकी हंसी छूट जाती है। वेनिंग अपने आप के हंसी को दबाए हुए पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह और नाक से इतनी तेज़ बौछार निकलती है ना, क्योंकि वो वांगजी को देख के अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और वहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए थे वो वांगजी को देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वांगजी मन में सोचता है शायद इन्होंने नॉर्मल इंसान कभी नहीं देखा, इसलिए इन्हें एलियंस को क्या पता मैं अपने सिक्का कितना सुंदर अल्फा हूँ। यहाँ पर वो सारे के सारे लवांगजी के उस लाल कलर के बालों को देखकर हंस रहे थे, और तभी की तभी वो जो छोटी सी एलियन थी वो कहती है, मास्टर वे, वैसे ये जो आपने इनका रूप दिया है पहले वाला इससे ज़्यादा बेटर था। और लवांगजी कहता है, नहीं, ये मेरा ओरिजिनल रूप है और मैं ऐसा ही दिखता हूँ, हम सारे लैंस ऐसे ही दिखते हैं, मुझे यही रूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हिम्मत भी मत करना ये नाइन टेल फॉक्स मुझे चेंज करने की, तुम चालाक लोमड़ी हो, लेकिन मुझे मेरी ओरिजिनल फॉर्म में रहने हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर तुमने अब मुझे चेंज किया या फिर मेरे रूप को बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विभूषण कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यही रूप अब रखूँ तो ठीक है, मैं तुम्हारा रूप चेंज नहीं करूँगा। अब चाहे तुम मुझसे खुद भी बार बार मिन्नतें भी कर लोगे तभी तुम्हारा यही रूप रहेगा। लवांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे अपना रूप ज़्यादा पसंद है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे चेंज करने के लिए तुमसे मिन्नतें करूँगा? ओह भूल जाओ। लवांगजी को नहीं पता था कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा होता है लाल कलर के बालों में, और तो और उसके जो कट स्लीव्स कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग से थे। फिर जब वो ध्यान देता है कि उसकी बाजुओं पे उसके इतने बड़े जो हनफू थे वो गायब हैं और उसकी बाजुएं कट स्लीव्स में हैं, जिसमें से वो सच में बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर वो अपने बालों को आगे करता है और देखता है उसके बाल लाल कलर के हो गए। यहाँ पर खाने की टेबल पे लंजा ज़ोर से चीख मारता है और कहता है कि क्या किया तुमने। वो खाने की टेबल से भाग कर जाता है और आसपास मिरर को ढूंढने लगता है। उसे कहीं मिरर तो नहीं मिलता। फिर वो फटाफट से भाग के विभूषण के रूम में जाता है और मिरर में देखता है, और मिरर में देख के वो इतनी तेज़ चीख मारता है कि आसपास के जितने भी शीशे लगे हुए थे वो सारी चीज़ें टूट गई थी। और यहाँ पर एलियंस और वेंस अपनी जो हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, और यहाँ विभूषण के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है ये कभी कभी नहीं सुधर सकता। यहाँ पर लंजा बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वो गुस्से में विभूषण के पास आता है और कहता है अभी कि अभी मेरा रूप चेंज करो। विभूषण कहता है तुमने तो कहा था तुम्हें इस रूप में रहना है, अब तुम्हें 2 दिन तक इसी रूप में रहना होगा। तभी लवांगजी कहता है नहीं अभी चेंज करो, इससे अच्छा तो वो पहले वाइट बाल वाला लुक था, प्लीज़ मैं बहुत ही भद्दा दिख रहा हूँ, प्लीज़ मैं तो इन एलियंस से भी गंदा दिख रहा हूँ। एलियंस बोलने लगते हैं क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम हमसे गंदे लग रहे हो? खबरदार, जो हमारी ब्यूटी की तुमने अपने आप से तुलना की तो हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम 10,000 साल से जी रहे हैं। लवांगजी जिसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है वो विभूषण से कहता है मुझे ऐसे नहीं रहना। विभूषण कहता है चुपचाप खाना खा लो वरना आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर लवांगजी मुंह फुलाता है और कहता है मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लवांगजी अपने कमरे में जाता है। वो पूरे दिन से उसे इतना बुली किया गया था, वो तंग आ गया था, और वो गुस्से में अपनी चादर को ओढ़ता है और एक साइड मुँह करके गुस्से में मुंह फुला के लेट जाता है। विभूषण अपना खाना फिनिश करने के बाद एक थाली में खाना लेके आता है जो कि थाली ढकी हुई थी, और उसे लाकर पास की टेबल पर रख देता है और लवांगजी को कहता है भूख लगे तो ये खाना खा लेना, और अगर तुम्हें भूख नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से सो सकते हो। फिलहाल मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आधी रात तक ही लौटूंगा। लवांगजी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वो कहता है मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। विभूषण कहता है ठीक है तुम्हें ये खाना नहीं खाना ना, तो पड़े रहने दो इस खाने को यहाँ पर।
कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कि तुम खाना खाओ या नहीं, तुम्हारी अपनी चॉइसेस हैं। तुम नहीं खाना चाहते मत खाओ। यहाँ पर विभूषण उस खाने को रख के चला जाता है। उस खाने की सुगंध ही इतनी अच्छी थी कि वांगची जो कि भूखा था उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। उसे भूख लग रही थी पर वो ज़िद्दी, बिल्कुल ज़िद्दी बच्चे की तरह वहाँ पर खाना नहीं खाना चाहता था, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता था विभूषण के सामने। और विभूषण जानकर खाना रख गया था, क्योंकि उसे पता था कि वांगची को काफ़ी ज़्यादा भूख लगने वाली है। और यहाँ पर विभूषण बाहर जाता है, एक जगह बैठता है और अपनी बांसुरी निकालता है। विभूषण अपनी बांसुरी को अपने होठों से लगाता है और उसे बजाने लगता है। तभी वहाँ पर वेंचिंग आते हैं। वेनिंग कहता है, यंग मास्टरवे, क्या हुआ है आपको? आप आज बहुत सैड सी धुन बजा रहे हैं। यहाँ पर विभूषण कुछ नहीं कहता और कहता है कि बस मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी। वेनिंग कहता है, मुझे पता है आप हर बार बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं जब भी लियांगछा का नाम आता है। ऐसा क्यों है? मैं जानता हूँ उसके पीछे का रीज़न, पर लंजा लैंड सेक्ट का है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, वो भी कुछ भी नहीं जानता। प्लीज़ उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। तभी विभूषण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं उसे बुली करता हूँगा? नहीं, मैं उसे बुली नहीं करता। बस मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं तो मुझे हर्ट होता है। वो हर बार खुद को लियांगछा नहीं बताता, वो खुद को लंचा बताता है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो लियांगछा भी ना हो, क्योंकि फिर वो चुप होते हुए कहता है, वो लंचा ही ज़्यादा अच्छा है। वेनिंग, जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ। वेंचिंग, तुम भी जाओ, मुझे थोड़ी देर यहाँ बांसुरी बजानी है और अपनी कविता याद करनी है। उसके बाद मैं आराम से सोने चला जाऊँगा। तुम्हें पता है मुझे रात में अकेले बैठना कितना पसंद है। अकेले मुझे बहुत अच्छा लगता है इन तारों की छाँव में। वो उस बोलते पेड़ के ऊपर जाता है। वो बोलता पेड़ कहता है, आप आ गए, आप क्या चाहेंगे? विभूषण कहता है, कुछ नहीं, तुम आराम से सो जाओ। मुझे यहाँ पर बस जो जो मैंने धुन लिखी हुई है उन्हें गुनगुनाना है। वो आराम से बांसुरी गुनगुनाता है और बांसुरी गुनगुनाने के बाद वो बांसुरी के एक साइड रखता है और फिर वो एक पेपर निकालता है जिस पे उसने एक प्यारी सी पोइट्री लिखी हुई थी। उसे पढ़ता है, तेरा हर वादा याद है आज भी, तेरा हर इरादा साथ है आज भी, जो तूने कहा वो मान लिया हमने, जो तूने नहीं कहा वो भी जान लिया हमने। तेरे हक की हर चीज़ पर तेरा नाम है, मेरी सांस मेरी रूह तुझ पर कुर्बान है। तेरी मिट्टी तेरा लहू, तेरे बिन बता कैसे मैं जीऊँ। एक वादा था हर एतबार के पीछे, एक सपना था हर साल के पीछे। तेरे बिना वक्त नहीं था, तेरे बिना हर पल सबसे कठिन था। तेरे बिना सीने में सांसें बंद थी, तेरे बिना ये आंखें कब से बंद थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, जहाँ जहाँ ढूंढ सकता था वहाँ वहाँ ढूंढा तुझे। पल बदले दिनों में, दिन बदले महीनों में, महीने बदले सालों में, साल बदले शताब्दियों में, शताब्दियाँ बदली हजारों सालों में। पर तुझे जब जब पाया तो पाया अपनी यादों में। मेरी प्रेम की कश्ती का साहिल भी तू है, मेरे जीवन के वर्णन में शामिल भी तू है। यह लंबी जुदाई तेरी सही नहीं जाती थी, जब जब तुझे याद किया मेरी दोनों आंखें भर आती थी। रो रो के पलकों ने किया तुझे याद, समय की कीमत पता चली तेरे जाने के बाद। वो बाप का प्यार, वो माँ की ममता छूट गई, वो माँ बाप ही थे जिनके लिए मैं सबसे अनमोल था। वो भुआ का प्यार, वो भाइयों की टकरार, आज सब मिट्टी में मिल गया, सब रिश्ते पुराने। आज मेरी कदर तू भी न पहचाने। ये समय का खेल निराला है, जो मेरे लिए जान देने को तैयार था वो आज दूसरों के कहे में आकर मुझको मारने वाला है। वो खात्मा चाहता है मेरा, जिसकी याद में मैंने पल पल खुद को मारा है। हर पल मौत से भी बदतर मैंने जिंदगी को जी के निकाला है। मेरी रूह भी रोती है यह अत्याचार देख के, मैंने समय को सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान माना है। यह दुनिया क्या मारेगी मुझे, मेरी पीठ पर वार करने वाला मेरा अपना था। दुश्मन तो मेरे नाम से थर थर कांपता था, जो दे गया धोखा वो रिश्ता मेरा अपना था। किससे करूं अब मैं ये शिकायत, मेरी कौन सुनने वाला है यहाँ। इधर सब पहले से सोच बैठे हैं कि मैं बुरा हूँ, इसलिए अधर्मियों का बोलबाला है यहाँ। विभूषण इसको दोहराता है और वहाँ पर एकदम से उसकी आंखों से कुछ आंसू छलक जाते हैं। ये देख के वो पेड़ कहता है, तुम इतने सैड क्यों होते हो? वक्त की मार सबको ठीक कर देती है। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए। आगे सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। अब कोई भी तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता।
मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था। वी विजयन अपनी आंखें बंद करता है और उसे वो टाइम याद आता है जब वो बचपन में अपनी माँ के आंचल में छुपा करता था। उसके बाबा जो कि फोनिक्स एनर्जी स्पिरिचुअल पावर वाले थे, उससे बहुत प्यार किया करते थे। उनकी फोनिक्स पावर की वजह से वो जब अपने फोनिक्स फॉर्म में आते थे तो यहाँ पर वो वी विजयन को बचपन में अपने ऊपर बैठाकर अपने पूरे सेक्ट का चक्कर लगाया करते थे। वी विजयन की मॉम जो कि 3 पूंछ वाली लोमड़ी थी, वो सबसे तेज़, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिमान लोमड़ी हुआ करती थी। और जब वी विजयन हुआ उसमें फोनिक्स की ताकत आई। उसकी बुआ जो कि रेवन, ब्लैक एंड वाइट रेवन उनका सिंबल था, वो उससे इतना प्यार करती थी। वो अक्सर इसके लिए सब कुछ किया करती थी। और इसका एक छोटा सा भाई था फुयाओ, जिसके लिए हमेशा वी विजयन के मन में प्यार रहता था। वी विजयन धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब उसे एक और सेक्ट का पता चला, ड्रैगन स्टोन। जी हाँ, ड्रैगन स्टोन वो एक प्लैनेट था जहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत राजा हुआ करता था। वी विजयन को पता चला कि वहाँ का जो राजा है वो उसकी फॉर्म ड्रैगन है। वी विजयन को बहुत उत्सुकता होती थी क्योंकि ड्रैगन उसे जला नहीं सकते थे। वो अक्सर ड्रैगन्स की कहानियाँ सुनता था और वो हमेशा उस ड्रैगन स्टोन पे जाने के लिए बहुत इच्छुक रहता था। यहाँ पर इसके जो प्लैनेट था उसका नाम था चेरी ब्लॉसम। वी सेक्ट का चेरी ब्लॉसम बहुत ही अच्छा प्लैनेट था जहाँ पर लोग हमेशा खुशहाल रहते थे और सारे के सारे लोग वी विजयन से बहुत प्यार करते थे। वी विजयन की आंखें जो हैं जैसे ही वो बंद करता है, उसे अपने माँ बाप का चेहरा, अपने आसपास के लोगों का चेहरा, हर मंत्रीगण वी विजयन और उसके पिता की इतनी रिस्पेक्ट करता था, उसके माता की, कि सारे के सारे बहुत खुशहाल थे जब तक ड्रैगन स्टोन के बारे में जानकर इच्छुक वी विजयन नहीं हुआ था। वी विजयन एक दिन अपने पिता से इच्छा जताता है कि उसे ड्रैगन स्टोन पे जाना है, उसे ड्रैगन्स देखने हैं और उसने सुना है कि वहाँ का जो एम्परर है वो रेनबो ड्रैगन उड़ाता है। रेनबो ड्रैगन मतलब 7 रंग के ड्रैगन, और वो बहुत एक्साइटेड होता है। उसके पिता कहते हैं, ये विजयन, इस तरह से दोनों प्लेनेट का आना जाना ठीक नहीं होगा। जब तक तुम बड़े नहीं होते मैं नहीं चाहता तुम वहाँ जाओ। लेकिन वी विजयन एक ओमेगा था और वो अक्सर कहानियों में रंग बिरंगे ड्रैगन्स की स्टोरी सुना करता था और वो हमेशा दूर बैठे हुए अपने प्लैनेट पे उम्मीद लगाया करता था कि उसे कभी ना कभी तो ड्रैगन स्टोन, जो कि लियांग सेक्ट का जगह है, लियांग सेक्ट की जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ जाने को मिलेगा। वो बहुत उत्सुक हुआ करता था ड्रैगन्स को हवा में उड़ते देख, अपने मुंह से आग निकालते देख। उसके पिता एक फोनिक्स थे जो कि मुंह से आग निकाल सकते थे, और विंग ऐसी 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी और उसे कोई भी आग जला नहीं सकती थी, ना ही फोनिक्स की और ना ही ड्रैगन्स की और ना ही कोई दूसरी आग। विभूषण अक्सर किस्से कहानियों में अपने बारे में सुना करता था, और यहाँ पर ड्रैगन स्टोन में जब पता चला कि एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी पैदा हुई है, तब लियांग सेक्ट के जो लियांग राजा थे वो अपने बेटे जो कि एक ड्रैगन होने वाला था, वो उसके लिए उसका हाथ मांगना चाहते थे। बट दोनों प्लैनेट अलग थे, तौर तरीके अलग थे, और वो चाहते थे कि उनके अल्फा ड्रैगन बेटे लियांग झा की शादी आने वाली इस 9 पूंछ लोमड़ी से हो तो सारी जगत का कल्याण हो जाएगा। और धीरे धीरे उस सेक्ट के जो राजा थे लियांगचा के बड़े होते होते वो गुजर गए, रानी भी गुजर गई, लियांगचा एम्परर बन गया, और वो हमेशा अपनी किस्से कहानियों में चेरी ब्लॉसम सेक्ट यानी कि वी सेक्ट के वी विशियान, जो कि एक बहुत प्यारा ओमेगा था जिसकी 9 पूंछ थी और उसकी 9 पूंछ में इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ थी, ये जान जानकर बड़ा हुआ था। उसका बहुत मन होता था, उत्सुक होता था कि वो जब भी उसे मौका मिले वो अपने ड्रैगन पंखों को उभारता हुआ, अपने कलर में झगमग करता हुआ, वो अपने ड्रैगन जो उसका रूप है उसमें जाकर वो उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी से मिले। उसे अक्सर किस्से कहानियों में 9 पूंछ वाली लोमड़ी कितनी ज़्यादा ताकतवर है ये सब सुनने को मिलता था, और यहाँ पर लोग बाग कहते थे कि उसे उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी के लिए रिश्ता भिजवाना चाहिए। जो कि हमारा लियांगझा था वो बहुत एक्साइटेड होता है इस 9 पूंछ वाली लोमड़ी को देखने के लिए, और ऐसा एक दिन वक्त भी आता है, और जब वो वक्त आता है तब यहाँ विभूषण की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना, पिछली यादों को दफना देना ही ज़्यादा बेहतर होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सो जाओ, मुझे भी मेरे रूम में जाना होगा, लंजा मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो पेड़ कहता है, वो लड़का तो बहुत ज़्यादा शैतान है और उसे लगता है वो तुम्हें मार पाएगा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें तो खुद लियांगझा भी नहीं मार सकता था, तो वो कैसे मार पाएगा। विभूषण स्माइल करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको तो यकीन है ना मुझ पे। वो पेड़ कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तुमसे
और सबसे ज़्यादा तुम पे यकीन है, तभी तो मुझे उस बच्चे की नादानी पे हैरानगी होती है कि वो किस कॉन्फिडेंस लेवल पे बोल देता है कि वो तुम्हें मार सकता है। यहाँ पर विभीषण कहता है वो अभी सिर्फ 16 साल का है, उसके साथ इतनी ज़्यादा सख्ती ना पेश करें, उसे अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर वो पेड़ गुस्सा होते हुए कहता है तुम कब तक उसके लिए माफ़ी मांगते रहोगे? खैर, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं उसे ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तो मैं उसे पक्का सज़ा दूंगा। तो यहाँ पर विभीषण कहता है कोई बात नहीं, आपको जो सज़ा देनी है आप उसे दे सकते हैं, बट कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि हमारी आने वाली जनरेशन आगे ना बढ़ पाए। याद रखिएगा वो मेरा अल्फ़ा है और आगे आने वाले टाइम में हमारे बहुत सारे बच्चे भी होंगे। ये बात सुनकर वो पेड़ हंसने लगता है और कहता है डोंट वरी, मुझे भी वो दिन का इंतज़ार है जब मैं अपने पड़ पोतियों को देख पाऊँ। मैंने 10,000 साल ज़िंदगी बिताई है, पर कभी भी तुम्हारे चेहरे पे वो रौनक नहीं देख पाया जो आज उस लड़के के साथ तुम्हारी आंखों में जो अपनापन होता है वो देखता हूँ। तुम्हारी आंखें कितने टाइम से सूनी थी विभीषण, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा अल्फ़ा मिलने वाला है। बस वो अल्फ़ा हमारे साथ रहकर तुम्हें जान जाए, वो समझ जाए कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस मैं यही चाहता हूँ। विभीषण कहता है डोंट वरी, जब तक वो बालिग नहीं होता यानी कि 18 साल का नहीं होता, मैं उसे अपने पास ही रखने वाला हूँ और मैं लियांगजा की बहुत सारी हरकतों का बदला उससे लूँगा, पर मैं उसे प्रताड़ित नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसे धीरे धीरे रोज़ टॉर्चर करूँगा। अभी मैंने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया है, एक दिन मैं उसे चूहा भी बनाऊँगा और एक दिन खरगोश भी, देखना मैं सारे बदले लूँगा। यहाँ पर वो पेड़ कहता है जो भी करो बस खुश रहना और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। पेड़ को विभीषण एक प्यारा सा हक देता है और अपने रूम में आ जाता है। जब विभीषण अपने रूम में आता है वो देखता है कि वो थाली को उठाता है जहाँ पर उसने लंजा के लिए खाना रखा था और खाने की प्लेट में एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचता। लंजा सब कुछ खाकर आराम से सो गया था। विभूषण के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है जैसे ही विभूषण बाहर गया था लंजा करवटें बदल रहा होता है और करवटें बदलते बदलते उसे सच में भूख लगती है और वो जब देखता है कि सारे सो गए, कोई नहीं आ रहा, खतरा टल गया, वो फटाफट से भुखड़ों की तरह जाता है, सारा खाना खाता है और चुपचाप आकर अपनी जगह पे सो जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि कमरे में कोई खाना भी था, और अगर कोई पूछेगा तो वो कह देगा मैंने खाना नहीं खाया, चूहा खा गया होगा। और यहाँ पर लंजा को जब उसकी भूख मिट जाती है उसे बहुत गहरी नींद आती है और वो सो जाता है। विभूषण लंजा के पास आता है और धीरे से वो अपने बेड में जाकर सो जाता है। उसके बाद वो गहरी नींद में बहुत प्यार से सोता है। वो गहरी नींद में उसके सपने में लियांगजा आता है और वो लियांगजा को कहता है अब तुम्हें मेरी नींदों से, मेरे सपनों से जाना होगा। मैं भूतकाल के साथ नहीं जी सकता, यानी कि पास्ट के साथ नहीं जी सकता, मुझे वर्तमान में आगे यानी कि प्रेजेंट में आगे बढ़ना होगा ताकि मैं भविष्य यानी कि फ्यूचर को अच्छा बना सकूं। लियांगजा तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था, अब मुझे लंजा के लिए सोचना है, अब मुझे लंजा के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। तुम्हारा साथ जहाँ भी था बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं लंजा के साथ को एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा प्यार करना चाहता हूँ, बाय। वो वहाँ पर लियांगजा की अंतिम यादों से वहाँ पर छुटकारा लेता है, उन्हें बाय बोलता है, लियांगजा को दूर खड़े से ही वो करता है और उसे जाने के लिए कह देता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहता था। वो लंजा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। कुछ इमोशनली चीज़ें उसे रोकती थी, लेकिन उसका दिल अब लंजा के लिए सच में धड़कने लगा था, इसलिए नहीं कि वो लियांगजा है, इसलिए क्योंकि वो लंजा है। थैंक यू, आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच। और जिनको स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लगती वो लोग बिना कोई हेटेड कमेंट किए उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे 10,000 साल पहले की भी डिटेल में बतानी होंगी, कुछ राज भी रखने होंगे और कुछ फर्दर प्लॉट्स फ्यूचर में हम खोलेंगे। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, बाय।